आओ दोस्तों, देखो हमारा बिजनेस वैल्यूएशन का आज 6 लेक्चर है। सभी को हेलो एंड गुड इवनिंग। और हम स्टडी नोट 7 की स्टडी कर रहे हैं। हम स्टडी नोट 7 की स्टडी कर रहे हैं एंड स्टडी नोट 7 में वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी है, जिसके अंदर इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, इंटेंजेबल, ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑल अदर टॉपिक्स हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा कल हमने इंटेंजेबल पढ़ा था, लेकिन हमें ईच एंड एवरीथिंग कवर करनी है फ्रॉम स्टडी मटेरियल। लेकिन ईच एंड एवरीथिंग कवर करने का एक सिस्टमैटिक वे है, वो हमें फॉलो करना है। देन उसके बाद बहुत सारे स्टडी मटेरियल में ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके अंदर इंटेंजेबल और इन्वेस्टमेंट का मिक्स क्वेश्चन आता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। जो मैं स्टडी नोट नंबर 7 में आपको पढ़ाते जा रहा हूं, आप पढ़ते जाएं। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप पढ़ते जाएं। देन आफ्टर, जिस दिन मैं आपको बोलूंगा कि स्टडी नोट नंबर 7 खत्म, उस दिन आप स्टडी मटेरियल चेक करना। आपका सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, मतलब 100% उस दिन कवरेज होगी और 100% प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपनी क्लास में सोल्व होंगे। तो आपको परेशान नहीं होना। आओ बिजनेस वैल्यूएशन क्लास 6 शुरू करते हैं। बिजनेस वैल्यूएशन क्लास 6 दोस्तों शुरू करते हैं। 100% क्वेश्चन होंगे, 100% क्वेश्चन, नॉट बिट क्वेश्चन दोस्तों। 100% क्वेश्चन होंगे, 100% कवरेज ऑफ प्रैक्टिकल, थियोरटिकल, ऑल थिंग। आपको बस ये YouTube लाइव बैच पढ़ना है और अपना एग्जाम देने जाना है। कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस एग्जाम देने जाएं। क्लास 6 टॉपिक का नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। और आपके स्टडी मटेरियल में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में 2 चीजें हैं, एक बॉन्ड्स, दूसरा शेयर्स। एंड दूसरी बात, यह बहुत जरूरी है सीएमए स्टूडेंट के लिए कि सीएमए एक्सक्लूसिव बैच से स्टडी करना, स्टडी मटेरियल से स्टडी करना, क्योंकि बहुत सारी स्पेसिफिक ऐसे चीजें होती हैं जो सीए फाइनल के स्टडी मटेरियल में नहीं है। तो एक्सक्लूसिव ये जो सीएमए बैच चल रहा है, इससे आपको 100% फायदा मिलेगा। बॉन्ड्स एंड शेयर्स। आओ दोस्तों, 15 नवंबर तक बैच खत्म होने के चांस है, 15 नवंबर तक। और स्टडी नोट नंबर 8 मर्जर एक्विजिशन ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड है।
देखो दोस्तों, आपके स्टडी मटेरियल में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड दो टॉपिक हैं। एक है अकाउंटिंग पार्ट, एक है वैल्यूएशन पार्ट। ये जो अकाउंटिंग पार्ट है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, वो जो मर्जर एक्विजिशन की 6 क्लासेज है उसके बाद रिमेनिंग और मैं करवाऊंगा, टेंशन ना लें। 7 to 12, 10 to 12 क्लासेज हैं टोटल मर्जर एक्विजिशन की। 10 to 12 क्लासेज है मर्जर एक्विजिशन की, वो मैं रिमेनिंग करवाऊंगा। आप टेंशन ना ले, बैच खत्म होने दें और आगे बढ़ने दें। आपको 100% कवरेज नहीं मिले, 100% कवरेज मिलेगी, आप ना घबराओ। खत्म होने पे मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें सारी कवर हो चुकी हैं। वैल्यूएशन पार्ट ये होगा एज पर वैल्यूएशन टेक्निक्स, मॉडल्स एंड अप्रोचेज। ये दो चीजें आपको इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में पढ़नी है। तो फर्स्ट आपके साथ शुरू करते हैं पॉइंट नंबर ए, अकाउंटिंग पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन धीरे धीरे गुडविल के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, इन्वेंट्री के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, और इन्वेस्टमेंट के तो मुझे करना ही है, मतलब पूरा स्टडी मटेरियल कवर करना है दोस्तों। लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा बस। अकाउंटिंग पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट AS 13। तो ये अकाउंटिंग पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे स्टडी मटेरियल में क्या है, आओ मैं उसकी बातें आपके साथ करता हूं, आप मेरे साथ ध्यान से देखेंगे। इसके अंदर सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, जैसे इन्वेंट्री की डेफिनेशन हमने सीखी थी कि इन्वेंट्री मीन्स ऐसी एसेट, इन्वेंट्री मीन्स ऐसी एसेट जिसे हेल्ड किया गया है फॉर सेल। और इन्वेस्टमेंट का मतलब यह भी एक एसेट है, यह भी बैलेंस शीट की एसेट साइड में आती है, लेकिन इसका पर्पज क्या है। जैसे इन्वेंट्री हेल्ड फॉर सेल होती है, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट, इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स। नंबर ए, which are held for earning income, which are held for earning income by way of dividend
कोमा इंटरेस्ट एंड रेंटल और नंबर बी हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। भाई इनकम का मतलब मैंने अगर कोई शेयर परचेज किया, एक तो डिविडेंड अर्न करना ऑब्जेक्टिव है, दूसरा मेरी ये इंटेंशन है कि आज अगर शेयर का 100 रुपए प्राइस है तो कल को वो 100 रुपए से इंक्रीज होगा। वो अलग है कि डिक्रीज हो जाए, वो मेरी किस्मत, इन्वेस्टर की किस्मत। लेकिन हम कोई भी इन्वेस्टमेंट इनकम को अर्न करने के लिए और कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए हेल्ड करते हैं। और एक सी हेल्ड फॉर अदर बेनिफिट्स टू द एंटरप्राइज। मतलब क्या है बताता हूं। हेल्ड फॉर अदर बेनिफिट्स टू द एंटरप्राइज का यह मतलब है दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के मोर देन 51% शेयर एक्वायर कर लिए, दूसरी कंपनी को सब्सिडरी बना लिया। अब वहां पर जो इन्वेस्टमेंट की है सब्सिडरी में, वो मेनली दूसरी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए की है कि दूसरी कंपनी का हमारे ऊपर, दूसरी कंपनी के ऊपर हमारा क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। तो कहने का मतलब और भी अदर बेनिफिट है जो एंटरप्राइजेज के लिए आपको देखने हैं, उसके लिए भी एक कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, एक पर्सन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या शो की जाएगी। इसके लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल। नंबर ए, 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होगी। नंबर 1 करंट इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 नॉन करंट बोलो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलो। करंट इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, मैं आपको बताता हूं। इन्वेस्टमेंट्स आर by their nature investments are by their nature readily realizable या easily realizable and intention
टू हेल्ड for a period less than 1 year। क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट? समझ लो मेरी बात। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इजीली रिलाइजेबल है एंड जिसके हेल्ड करने के पीछे हमारी इंटेंशन यह है कि विद इन 1 ईयर हम उसे सेल कर देंगे। और ये इंटेंशन पे डिपेंड करेगा। हो सकता है एक्चुअल में कोई भी करंट इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 ईयर के लिए होल्ड हो जाए, इससे मतलब नहीं है। एट द टाइम ऑफ परचेज ये डिसाइड करना होगा व्हाट इज करंट और व्हाट इज नॉन करंट। तो व्हाट इज करंट एट द टाइम ऑफ परचेज? वी चेक 2 थिंग। नंबर 1, भाई मार्केट में इजीली रिलाइजेबल है या नहीं है। और नंबर 2, हमारी इंटेंशन 1 ईयर से कम होल्ड करने की है। इसके बाद पॉइंट नंबर बी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं इसे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो यहां पर बहुत सिंपल सी बात कही एएस ने, the investments other than current investments the investments other than current investments will be treated as long term इन्वेस्टमेंट्स। तो एट द टाइम ऑफ परचेज चेक कर लो कि अगर वो करंट नहीं है तो पक्का वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। जो लेट स्ट्रीमिंग में जुड़े हैं मैं उनको बता देता हूं, क्लास 6 टॉपिक स्टार्ट हुआ है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, bonds and share. In your study material there are two part, accounting part, valuation part. अकाउंटिंग पार्ट AS 13 में कवर है। जो पहले मैंने स्टार्ट किया, पहला टॉपिक इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन लिखवाई, दूसरा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको समझाया, तीसरा टॉपिक कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तीसरा टॉपिक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज की है तो उसकी हमारे लिए कॉस्ट क्या होगी। तो दोस्तों देखें,
पॉइंट नंबर ए, परचेज सिचुएशन। परचेज का मतलब आपने इन्वेस्टमेंट परचेज की और मनी दिया, पैसे दिए, दैट इज ए परचेज सिचुएशन। कई बार क्या होगा, एक्सचेंज सिचुएशन होगी। एक्सचेंज का मतलब आपने इन्वेस्टमेंट ली, बदले में अपनी कंपनी के शेयर दे दिए। आपने इन्वेस्टमेंट ली, बदले में अपनी कंपनी की कोई एसेट दे दी। तो यह समझना होगा कि एक इन्वेस्टर के लिए डिफरेंट सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या होती है। तो परचेज सिचुएशन में तो इट इंक्लूड्स परचेज प्राइस, भाई इन्वेस्टर ने जितने की भी इन्वेस्टमेंट परचेज करी वो परचेज प्राइस और एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब ब्रोकरेज, कोई लीगल फी, कोई एनी अदर चार्जेज। तो इन्वेस्टमेंट परचेज से रिलेटेड जो भी परचेज प्राइस है वो भी ले लो, और परचेज करने में जितने भी एडिशनल खर्चे लगे हैं वो भी आपको सारे ले लेने हैं। पॉइंट नंबर बी, एक्सचेंज सिचुएशन। एक्सचेंज सिचुएशन, एक्सचेंज सिचुएशन का मतलब एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट बाय इशूइंग ऑफ सिक्योरिटीज। दोस्तों, आपने इन्वेस्टमेंट परचेज तो करी, लेकिन बदले में अपनी कंपनी के शेयर दे दिए। अब बात यह आती है कि आपकी कंपनी के बुक्स में उस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या होगी, यह आपको सीखना है। तो इन दिस सिचुएशन, the cost of investment in this situation, cost of investment will be equal to fair value of सिक्योरिटीज इश्यूड। जो भी आपने अपनी सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट को एक्वायर्ड करने के लिए इशूड की हैं, उसकी फेयर वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट मानी जाएगी। अब बात आती है कि ये फेयर वैल्यू क्या होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर वैल्यू? सर, फेयर वैल्यू का एक सिंपल सा मीनिंग है पूरे वैल्यूएशन में, आप चेक करो कि आपकी सिक्योरिटी मार्केटेबल है या नहीं है। मार्केटेबल का मतलब मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में बिक रही है या नहीं बिक रही, लिस्टेड है या नहीं है, या अदर देन मार्केटेबल, नॉन मार्केटेबल। देखो, अगर सिक्योरिटी मार्केटेबल है तो सिंपल सी बात बता दूं, फेयर वैल्यू का मतलब सिंपल मार्केट वैल्यू।
लेकिन अगर आपकी सिक्योरिटीज मार्केटेबल नहीं है तो दैट मीन्स हम फेयर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे शेयर्स की बाय यूजिंग वैल्यूएशन मॉडल। वो आपको वैल्यूएशन में सीखने को मिल जाएंगे, जैसे प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक होती है, बहुत सारे हैं जो मैंने आपको बेसिक क्लास में बताए थे। In this situation, fair value will be calculate by using valuation concepts, दैट इज ए मॉडल्स, अप्रोचेज, टेक्निक। देखेंगे आप, टेंशन ना लें। तो मैंने बताया कि अगर इन्वेस्टमेंट को एक्वायर्ड किया जाता है बाय इश्यूइंग ऑफ सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी की फेयर वैल्यू हमारे द्वारा एक्वायर्ड की गई इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट मानी जाएगी। इसके बाद एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट बाय एक्सचेंज ऑफ एसेट। आपने इन्वेस्टमेंट ली, बदले में अपनी कंपनी की कोई एसेट दे दी, फिक्स्ड एसेट्स, तो यहां पर फिर वही in this situation the cost of investment will be equal to fair value of asset गिवन अप। इन्वेस्टमेंट को एक्वायर्ड करने के लिए जो भी एसेट मैंने दी है उसकी फेयर वैल्यू हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट मानी जाएगी। तो फर्स्ट हो गया परचेज सिचुएशन, सेकंड हो गया एक्सचेंज सिचुएशन। अब कुछ स्पेसिफिक है, मैं आपको बताता हूं। कुछ स्पेसिफिक है, मैं आपको बताता हूं। सी, दैट इज ए फर्स्ट इज द परचेज, सेकंड इज द एक्सचेंज, बी इज द एक्सचेंज। सही है। और ये हमारा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक नंबर 3, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सही है। सी पार्ट ध्यान से देखना। बोनस शेयर, दोस्तों ये क्वेश्चन स्टडी मैट में भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। बोनस शेयर, दोस्तों अगर किसी इन्वेस्टर को बोनस शेयर मिल जाते हैं तो यह ध्यान रखना हमेशा, कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स are always equal to 0। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी इन्वेस्टर को बोनस शेयर मिल जाते हैं तो उससे नंबर ऑफ शेयर्स तो इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन कॉस्ट अमाउंट इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि बोनस शेयर्स की जो कॉस्ट होगी वो हमेशा नील होगी, वो हमेशा 0 होगी। यह ध्यान रखना इस बात को। पॉइंट नंबर डी, राइट शेयर्स
दोस्तों बोनस शेयर तो क्या होते हैं, फ्री में दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट निल हो जाती है। लेकिन जो राइट शेयर होते हैं, राइट शेयर का मतलब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को यह राइट देती है कि आप पब्लिक से पहले हमसे शेयर परचेज कर सकते हैं। दैट इज ए राइट शेयर। होते इक्विटी शेयर ही हैं, लेकिन उन इक्विटी शेयर को उसके इशूइंग प्रोसेस की वजह से हम राइट शेयर बोल देते हैं। अब अगर किसी इन्वेस्टर को राइट शेयर्स मिलते हैं, अगर किसी इन्वेस्टर को राइट शेयर्स मिलते हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी इन्वेस्टर की बुक्स में। देखो जी, यहां पर थोड़ा सा समझना है, आपको समझना है। देखो, जब भी कोई इन्वेस्टर राइट शेयर्स को परचेज करता है तो वो कम राइट परचेज होते हैं एक हायर प्राइस पे। मैं आपको बताता हूं, कॉस्ट होगी नंबर ए परचेज प्राइस जो भी है ऑफ शेयर्स, ले लेना उसको। परचेज प्राइस ऑफ शेयर्स जो भी है ले लेना। अब ये जो राइट मिलते हैं ना, राइट कूपन, इनको आप मार्केट में बेच के सेल प्रोसीड आती है राइट को बेचने से। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप चेक करो कि राइट शेयर से पहले आपका शेयर कितने का था, दैट इज ए कम राइट प्राइस, और राइट इशू आने के बाद शेयर की वैल्यू डाउन हो गई, उसे बोलते हैं एक्स राइट प्राइस। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप अपने परचेज प्राइस ऑफ शेयर्स को माइनस कर देंगे सेल ऑफ राइट से, लेकिन 100% सेल ऑफ राइट नहीं, अप टू एक्स राइट प्राइस के डिफरेंस तक। कैसे बताता हूं। ये सेल ऑफ राइट बस उतना आएगा जो डिफरेंस होगा अभी एग्जांपल से बताता हूं। कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस तक की प्रोसीड, ये जो भी आएगा वो फाइनली कॉस्ट ऑफ राइट शेयर होगी। एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो हमने परचेज किए परचेज शेयर्स राइट इशू से पहले, जिसे हम बोलते हैं कम राइट या बिफोर राइट या कम राइट। मान लो 10,000 के परचेज किए 10,000 रुपए के, फॉर एग्जाम्पल। अब ये जितने भी शेयर्स हैं, हमें पता लगा आफ्टर राइट इशू क्योंकि जब मार्केट में सप्लाई शेयर्स की बढ़ेगी तो प्राइस तो डिक्रीज होगा ही, तो हमें पता लगा आफ्टर राइट इशू हमारे द्वारा ऑलरेडी परचेज किए गए शेयर्स का एक्स राइट प्राइस 8,000 हो गया मार्केट में। आफ्टर राइट इशू द एक्स राइट प्राइस इन मार्केट हमें पता लगा 8,000 हो गया, और जो मुझे राइट मिले थे एज ए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर
सेल प्रोसीड ऑफ राइट, उसको बेचने से मान लो मुझे 5000 मिले हैं, तो मैं आपको बताऊं ये 5000 की सेल प्रोसीड 2000 तो आपकी परचेज में से कम होगी। ये जो 5000 का इनफ्लो आएगा 2000 तो कॉस्ट की रिकवरी मानी जाएगी, जिससे कि 8000 नेट कॉस्ट आपके परचेज ऑफ शेयर होगी, और रिमेनिंग 3000 आपकी इनकम होगी, वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इस सिचुएशन में ₹2000 विल बी treated as recovery of cost, ₹3000 will be treated as revenue income. तो यहां पर हमारे द्वारा परचेज किए गए शेयर्स की नेट कॉस्ट होगी 8000। यह आपको बड़े ध्यान से देख लेना है, पॉइंट नंबर डी। इसके बाद एक पॉइंट नंबर ई भी है, पॉइंट नंबर ई जिसे हम बोलते हैं प्री एक्विजिशन इनकम या प्री एक्विजिशन डिविडेंड। सर ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है, सुनो ध्यान से समझना इसको भी। मान लो ये मैंने यहां पर परचेज किए शेयर्स, ये 2015 मेरा ईयर है, ईयर ऑफ परचेज शेयर कर लिए। इसके बाद मान लो 2016 में कंपनी ने डिविडेंड पे किया, लेकिन ये जो डिविडेंड था ना, डिविडेंड आउट ऑफ 2014 के प्रॉफिट में से पे किया। तो दोस्तों मैंने जो ये शेयर्स परचेज किए थे, अगर इनके ऊपर कंपनी ने मुझे डिविडेंड दिया है और वो डिविडेंड एक्विजिशन से पहले पीरियड का है, तो वो कहलाता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और अगर एक्विजिशन के बाद वाले पीरियड से रिलेट करता होगा तो वो कहलाएगा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। देखो दोस्तों, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन डिसाइड करते समय डिविडेंड किस डेट को मिला यह इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो डिविडेंड मिल रहा है वो किस पीरियड का है, वो किस पीरियड के प्रॉफिट में से है। जैसे मिल तो रहा है डिविडेंड 2016 में, लेकिन वो 2014 के प्रॉफिट में से है, जिसकी वजह से इन शेयर्स के लिए ऐसा डिविडेंड प्री एक्विजिशन डिविडेंड माना जाएगा। और AS 13 ये कहता है कि जितना भी प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिलता है ना, उसे आप अपनी रिवेन्यू इनकम ना मान के, उसे आप अपनी रिवेन्यू इनकम ना माने, मतलब उसे P&L में क्रेडिट ना करें, उसे आप अपनी रिकवरी ऑफ कॉस्ट माने। तो मैं आपको बताता हूं, द प्री एक्विजिशन डिविडेंड always
treated as recovery of cost, that is always deducted from परचेज कॉस्ट ऑफ शेयर्स। और यही अगर पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड होता तो फिर हम उसे P&L में क्रेडिट करते थे, बात खत्म। उसका कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, रिकवरी ऑफ कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको सिखाए इन रिलेशन टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 4, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द पॉइंट नंबर 3। आई थिंक कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द पॉइंट नंबर 3। आओ पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इस पॉइंट को। स्टडी मटेरियल में इस पॉइंट से 2 क्वेश्चन है जबरदस्त, अभी करेंगे। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, नाम से ही क्लियर है कैरिंग की, इस टॉपिक के नाम से ही क्लियर है कि यह टॉपिक हमें यह बताना चाहता है कि एक इन्वेस्टर अपनी बुक्स में, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट को कैरी करेगा, किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दैट इज ए कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो सीख ली कि कॉस्ट क्या होती है। अब यह सीखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट को किस अमाउंट पे कैरी किया जाएगा, कॉस्ट पे दिखाया जाएगा या मार्केट वैल्यू पे दिखाया जाएगा या किस वैल्यू पे दिखाया जाएगा। अब यह सीखना है, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको यह चेक करना होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है या आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, दैट इज ए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। तो नंबर ए, करंट इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, अगर कोई करंट इन्वेस्टमेंट हो तो हम उसे किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? तो लिखेंगे द कैरिंग अमाउंट, द कैरिंग अमाउंट ऑफ, ध्यान रखना इसको, करंट इन्वेस्टमेंट are always equal to lower of cost and fair value। तो करंट इन्वेस्टमेंट को एज पर AS13 हम अपने फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। और फेयर वैल्यू क्या होती है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर सिक्योरिटी मार्केटेबल है तो मार्केट वैल्यू इज द फेयर वैल्यू, और अगर सिक्योरिटी नॉन मार्केटेबल है तो हम वैल्यूएशन मॉडल का यूज करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
देन एक आ जाएगी फेयर वैल्यू, एक आ जाएगी कॉस्ट, उसके लोअर को, उस लोअर अमाउंट को हम फाइनली अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। यह आपको बड़े ध्यान से देखना है। और यह तो हो गया करंट इन्वेस्टमेंट। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होगा? तो सिंपल, द कैरिंग अमाउंट ऑफ long term investments are always equal to cost of investment। पहली बात यह कहता है कि जितनी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होंगी उनको हम अपनी बुक्स में कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी थोड़ी देर पहले आपने सीखी। लेकिन फिर यह कहता है बट, पहली बात तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हमेशा कॉस्ट पे दिखाएंगे, लेकिन फिर कहता है एक बार ना इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू चेक करते रहो, और चेक करने के बाद अगर आपको पता लगे कि भाई मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो आप छोड़ देना, इंक्रीज को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट पे चुप करके रिकॉर्ड करते जाना, करते जाना, करते जाना। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू को देखने के बाद आपको लग रहा है कि भैया मार्केट वैल्यू दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, बट there will be a decline। और ध्यान रखना एज पर एएस ये डिक्लाइन भी परमानेंट डिक्लाइन होना चाहिए, मतलब अदर देन टेम्परेरी। या मैं कह सकता हूं परमानेंट डिक्लाइन में ही आपको ये एक्शन लेना है, आपको ये स्टेप लेना है, अदर देन टेम्परेरी। बट देयर विल बी ए डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन वी reduce it from cost by making a provision। तो हम परमानेंट अगर डिक्लाइन मुझे दिख रहा है तो जितना परमानेंट डिक्लाइन है उसको एक प्रोविजन बना के अपनी कॉस्ट को उतने से क्या कर लेना, कम कर लेना, प्रोवाइडेड दैट वो डिक्लाइन परमानेंट होना चाहिए। टेम्पररी डिक्लाइन को इग्नोर करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। आओ स्टडी मटेरियल पे चलते हैं, अकाउंटिंग पार्ट से रिलेटेड कुछ बातें आपको दिखाता हूं। आओ दोबारा स्टडी मटेरियल पे। ये मेरे सामने स्टडी मटेरियल है, मैं 100% इसको कवर करूंगा। आपको कंफ्यूज और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस टाइम पर 8:30 आना पड़ेगा। जब तक क्लास चलेगी रुकना पड़ेगा।
और अपना टारगेट है 15 नवंबर तक बिजनेस वैल्यूएशन के बैच को 100% कंप्लीट करना, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, ऑल थिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग्स। और मेरा नंबर तो आपके पास है ही, कभी भी डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन में, मॉक टेस्ट पेपर में, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आओ एक बार स्टडी मटेरियल निकालो। सर मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं जब सीए करता था तो मेरे एक भी बार फेल ना होने का रीजन यही था कि मैं जो भी स्टडी करता था 100% एक एक चीज को टच करता था, चाहे वो टफ है चाहे वो इजी है, पढ़ के जरूर जाना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100% चीजें जब हम पढ़ के जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, एग्जाम अपने आप सही होता है हमारा। देखो ये हमारा स्टडी नोट नंबर 7 चल रहा है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, सारी चीजें कराऊंगा, टेंशन ना लो। इस स्टडी मटेरियल की एक भी लाइन को नहीं छोड़ेंगे हम, आप उसकी टेंशन ना लें, बस थोड़ा सा मेरे को टाइम देना पड़ेगा, 15 नवंबर तक, 15 नवंबर तक मेरे को टाइम देना पड़ेगा। ये जो इन्वेंट्री के क्वेश्चन है उसे भी आज मैं आपके सामने कंप्लीट करूंगा, टेंशन ना लें। मैंने आज आपको पढ़ाया, फिर गुडविल के क्वेश्चन भी करते हैं, सारे करेंगे सर, हमें एक्सपर्ट बना है, उसकी बात मैं आपको पहले दिखा दूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी डेली बेसिस पे पढ़ना है क्वेश्चन के साथ साथ। ये मैंने करवाया था आपको। इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया। देखो पढ़ाने वाले तो ये कहते हैं ये थ्योरी है, अपने आप पढ़ लो, लेकिन मैं कहता हूं ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी है। अब जितना आज मैंने पढ़ाया, गारंटी देता हूं घर जाके इस थ्योरी को पढ़ना, मतलब घर जाके क्या, घर में तो आप हो ही, है ना, वो एक फेस टू फेस की आदत होगी ना, फेस टू फेस की आदत है कि भैया घर जाके पढ़ना। हां आप घर में हो, आप इस थ्योरी को मेरी क्लास आज के बाद पढ़ना, आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत इजी है, लेकिन विदाउट क्लास अटेंड करे अगर डायरेक्ट ये थ्योरी पढ़ोगे तो दिमाग में पता नहीं 100 तरह की बातें आएंगी, पता नहीं क्या सब्जेक्ट है, क्यों परेशान कर रहा है हमें, तो ये आपको देखना है। कैरिंग अमाउंट बता दिया, लॉन्ग टर्म का बता दिया, बहुत बढ़िया। आओ आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, ये लो मेरे साथ इलस्ट्रेशन नंबर 7 करेंगे, 7 इलस्ट्रेशन नंबर 7 मेरे साथ। एक्स लिमिटेड हैज द फॉलोइंग पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2016। करंट इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट भी है, मार्केट वैल्यू भी है। दोस्तों फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू या वैल्यूएशन मॉडल से फाइंड की गई वैल्यू, तो जब मार्केट वैल्यू है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शेयर ऑफ ए लिमिटेड, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, शेयर ऑफ सी, तो ये सारी की सारी करंट इन्वेस्टमेंट है। करंट इन्वेस्टमेंट का रूल क्या कहता है, करंट इन्वेस्टमेंट का रूल कहता है कि कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे आपको रिकॉर्ड करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शेयर ऑफ वाई कॉस्ट भी है, मार्केट वैल्यू भी है। शेयर ऑफ जेड कॉस्ट भी है, मार्केट वैल्यू भी है। शेयर ऑफ डब्ल्यू कॉस्ट भी है, मार्केट वैल्यू भी है। बहुत बढ़िया, आगे आओ। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रूल क्या कहता है, ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, बट अगर कोई परमानेंट डिक्लाइन है तो आप उसका प्रोविजन बना के कॉस्ट को कम कर दो।
कहता है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द बैलेंस शीट पर्पज एज्यूमिंग दैट द फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जेड लिमिटेड में इज टेम्परेरी। जेड लिमिटेड का टेम्परेरी है तो इसका मतलब उसको इग्नोर कर दो, लेकिन डब्ल्यू लिमिटेड वाले का डिक्लाइन परमानेंट है, तो दैट मीन्स एज पर कॉन्सेप्ट परमानेंट डिक्लाइन अगर है तो हम उसका कॉस्ट में से प्रोविजन बना के माइनस करेंगे। आओ जी इस क्वेश्चन को करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले नंबर 1 करंट इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं आपके साथ, और करंट इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले है शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड। नंबर 1 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड। तो करंट इन्वेस्टमेंट ऑलवेज लोअर ऑफ फेयर वैल्यू एंड कॉस्ट लोअर ऑफ। तो भैया ये 250, ये 265, फेयर वैल्यू 265, कॉस्ट 250, तो लोअर है 250, तो हम इसे 250 पे रिकॉर्ड करेंगे भाई। नंबर 2 यूनिट्स ऑफ यूटीआई। यूनिट्स ऑफ यूटीआई एसपीएम के लिए ऐप डाउनलोड कर लेना, वो भी आपको मैं स्टडी नोट 4 की 4 है, एसपीएम में रिकॉर्ड हो चुके हैं, 1 हफ्ते के अंदर फुल एंड फाइनल हो जाएंगे, वो भी देख लेंगे, आप टेंशन ना लें, आप एग्जाम पे फोकस करें। यूनिट्स ऑफ यूटीआई डेली अटेंड करते रहो, एक आधे दिन आपको एक्सेस दे दिया जाएगा, आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 160 ये लो जी 160। नंबर 3 पहले बिजनेस वैल्यूएशन तो कर लो। शेयर्स ऑफ सी, शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड 125, तो 100 लोअर लेना है। तो मेरे को टोटल बताना, करंट का टोटल, कोई चैट में बता दे कि करंट का टोटल कितना हो गया। और फिर पॉइंट नंबर बी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। $510, ओके जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में शेयर्स ऑफ वाई, शेयर्स ऑफ वाई, ध्यान देना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ध्यान देना, परमानेंट अगर डिक्लाइन है तो ले लेना, अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना, हमेशा कॉस्ट पे। तो शेयर्स ऑफ वाई, कॉस्ट इज द 200, तो 200। सेकेंड शेयर्स ऑफ जेड, शेयर्स ऑफ जेड, जेड इज द टेम्पररी छोड़ दो, कॉस्ट इज द 150 ले लो, 150 ले लो, 150 ले लो।
थर्ड शेयर्स ऑफ डब्ल्यू, यहां पर थोड़ा देखना पड़ेगा, शेयर्स ऑफ डब्ल्यू है तो 80, लेकिन इसमें से एक प्रोविजन बनाओ, प्रोविजन फॉर परमानेंट डिक्लाइन। $70 का परमानेंट डिक्लाइन 10, तो ये तो 510 हो गया था, और लॉन्ग टर्म हो गया टोटल 360, और टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई  लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों कितनी हो गई, करंट और वो दोनों कितनी होगी भाई बताना, 870, यस दिस इज द 870। यह आपको चेक करना है अकाउंटिंग पार्ट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8 और जबरदस्त है, लेकिन आप टेंशन न ले, मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, आप भी थोड़ा सा घर से ट्राई करो, है ना, आप भी थोड़ा सा घर से ट्राई करो, आप भी ट्राई करोगे तब आपको भी बेनिफिट होगा, कुछ प्रॉब्लम समझ आएगी कि उस क्वेश्चन में क्या है, देन मैं तो आपको कराऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो इन्वेस्टमेंट का मैंने अकाउंटिंग पार्ट आपको करा दिया, वैल्यूएशन पार्ट अभी भी बाकी है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन वो भी कराएंगे, आप टेंशन ना लो। लेकिन अब हमारे जो कुछ क्वेश्चन भी बचे हुए हैं उन्हें भी जरा खत्म करते हैं। इन्वेंट्री से रिलेटेड है, गुडविल से रिलेटेड है, ये सारे हमें 1 बाय 1 खत्म करने हैं जी। यह क्वेश्चन एक है लास्ट, कर लो आप, क्या होमवर्क कर लो आप साथ के साथ, इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर लो चलो, जिससे कि अकाउंटिंग पार्ट पूरा खत्म ही हो जाए, कर लो। नवरत्ना लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ समय लिमिटेड फॉर द ईयर 2015-16। अच्छा क्वेश्चन है। बैलेंस ऑफ शेयर हेल्ड ऑन 1 अप्रैल 2015, 10,000 शेयर है, 2,62,000 की कॉस्ट है, 2,000 शेयर परचेज किए 60,000 में, 500 शेयर बेच दिए 35 पर शेयर में, कम डिविडेंड। नवरत्ना लिमिटेड डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड 2014-15, ध्यान रखना इस डेट को, 2014-15, 20% डिविडेंड पे किया है 14-15 पीरियड का। तो देखो ये भी 15, ये भी 16, ये भी 15, तो इन सभी इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये डिविडेंड प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, देखना ध्यान से। ऑन 1 सितंबर 2015, कोई नहीं, रिसीव्ड 1:5 बोनस शेयर, डिविडेंड 1 सितंबर 2015 को हुआ है, और साथ में बोनस शेयर भी हैं 1 फरवरी 2016 को 5 के बदले में 1, ठीक है। ब्रोकरेज 2% है। फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय नवरत्ना लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016। क्या करना है हमें, कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट। हमने सीखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, मैंने आपको सिखाया। देखो सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको उसकी चीजें बहुत कंफ्यूजिंग लगे, बहुत ऐसी लगे कि ये टफ क्वेश्चन है, तो एक बार क्वेश्चन को रीड करके छोड़ दो और अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो, अपने माइंड में एक बार कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लो। क्या है कॉन्सेप्ट, कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में
5-6 पॉइंट थे। परचेज सिचुएशन कि भैया परचेज प्राइस होता है और ऑल एक्विजिशन कॉस्ट होती है, ब्रोकरेज या और कुछ। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में परचेज प्राइस भी है और ब्रोकरेज भी है, ले लेंगे। क्या कोई एक्सचेंज वाली सिचुएशन है क्वेश्चन में? नहीं, नहीं है एक्सचेंज वाली सिचुएशन, छोड़ दो उसको। क्या कोई बोनस शेयर है? यस है। और हमने क्या सीखा था? बोनस शेयर की कॉस्ट हमेशा 0 होती है। और क्या सीखा था? कि एक जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता है वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट माना जाता है, उसको कॉस्ट में से माइनस करते हैं, ये भी सीखा था। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड 3 बातें मुझे इस क्वेश्चन में दिख रही है। नंबर 1 परचेज सिचुएशन, नंबर 2 बोनस शेयर, नंबर 3 प्री एक्विजिशन डिविडेंड। यस, आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। कॉस्ट ऑफ शेयर निकालते हैं 31 मार्च 2016 पे, ध्यान से। सर सबसे पहले आपने बैलेंस ऑफ शेयर हेल्ड कर रखे हैं 1 अप्रैल 2015 को 2,62,000 के 10,000 शेयर्स। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर कर लो नंबर ऑफ शेयर्स, यहां पर उसकी कॉस्ट, और यहां पर कर लो डेट। सबसे पहले 1 अप्रैल 2015, यहां पर्टिकुलर हो जाएगा। बैलेंस ऑफ शेयर हेल्ड 10,000 शेयर्स 2,60,000 कॉस्ट के। बहुत बढ़िया, लिख दो। ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर्स भाई 10,000 शेयर है। हाँ सर 10,000 शेयर है। कितनी की है? 2,62,000 रुपए के 2,62,000 के हमने ले लिए। इसके बाद क्या है भाई? सर इसके बाद है परचेज कॉस्ट ऑफ शेयर 1 जुलाई 2016। डेट इंपॉर्टेंट है भाई, 1 जुलाई 2016। देखो जी, और वैसे बताऊं एज पर क्वेश्चन लैंग्वेज ये 2015 होनी चाहिए। ये 2016 की जगह 2015 होनी चाहिए। ये 2000 क्या होनी चाहिए? 15 होनी चाहिए। मिस प्रिंट है, ये चेक कर लेना इसको। सर 2000 शेयर परचेज किए तो मैं इसको 15 कर रहा हूं दोस्तों, 15 कर रहा हूं क्योंकि 31 मार्च 2016 पे तो वैल्यूएशन ही करनी है भाई। अरे वैल्यूएशन 31 मार्च 2016 पे करनी है और 1 जुलाई 2016 31 मार्च के बाद आता है तो गड़बड़ है, 15 होगा ये। तो छोटी छोटी एरर स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे, ये एरर भी ठीक हो जाएंगी। और एक इंस्टीट्यूट को मेल भी कर देना आप में से कोई, ये सारे और बच्चों का भी फायदा हो जाएगा। आप अपनी मेल आईडी से मेल कर देना। 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015 परचेज किए हैं 2000 शेयर 60,000 में। ठीक है, आपने परचेज कर लिए भाई 2015 में। आंसर में क्या है? अच्छा आंसर में 15 है। हाँ यस, आंसर में 15 है। यस, आंसर में 15 है क्योंकि
भाई 31 मार्च को वैल्यूएशन हो रही है और परचेज बाद में किया है, तो उसका तो वैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं हुआ। यस, आंसर में 15 है, मिस प्रिंट है, कोई नहीं, देख लेते हैं। चलो, तो सर एग्जाम में आंसर थोड़ी देर लिखा होगा। श्रीकांत राय जी, क्या एग्जाम में आंसर होगा बताओ। अब मान लो ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आ गया प्रिंट होके, तो ये थोड़ा सा खुद आपको फाइनल के लेवल पे अंडरस्टैंडिंग करनी है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, आप काम की बात पे आते हैं भाई। 2000 शेयर्स हैं, ठीक है, 2000 शेयर्स हैं, 2000 शेयर्स हैं, 60,000 कॉस्ट है। यस, 60,000 कॉस्ट नहीं है, परचेज प्राइस है। कॉस्ट तो हम निकालेंगे सर, जब ये परचेज किए तो 2% ब्रोकरेज भी है, हां, कॉस्ट का पार्ट होती है। अब इसके बाद ध्यान से बताता हूं, ये जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड ध्यान से देखना, अभी बता रहा हूं, 20% डिविडेंड ऑलवेज पेबल ऑन पेड अप वैल्यू या फिर फेस वैल्यू, पेड अप वैल्यू या फिर फेस वैल्यू, ठीक है जी, पेड अप वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। इस 2000 की बात मैं आपसे करता हूं, परचेज ऑफ शेयर्स है तो 2000, ठीक है तो 2000, तो इसका परचेज प्राइस क्या है भाई? इसका परचेज प्राइस है 60,000, ठीक है, 60,000 हो गया। ऐड करो ब्रोकरेज, ऐड करो ब्रोकरेज 2%। तो आप मुझे बताएं, आपकी ब्रोकरेज कैलकुलेशन देख लें फटाफट, कितनी हो गई? 1200 रुपए आपकी ब्रोकरेज हो गई, ठीक है जी, 1200 रुपए आपकी ब्रोकरेज हो गई। इसमें से माइनस करें जो डिविडेंड मिला होगा ड्यूरिंग द पीरियड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड पता है कितना? 2000 शेयर, 10 रुपए की फेस वैल्यू का 20%, तो ये कितना हो गया? 4000 रुपए। तो ये माइनस कर दें, तो ये माइनस कर दें। तो अब मुझे फाइनली बताओ, ये जो 2000 शेयर्स आपने परचेज किए हैं, इसकी फाइनली कॉस्ट कितनी? 61,200 माइनस 400, 57,200। तो यहां पे लिख दो 57,200, चेक कर लें ये 57,200। दोस्तों, आपका यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता था। सर क्या क्वेश्चन बन सकता था? देखो, मैं वो टीचर नहीं हूं जो केवल फटाफट आंसर करवा के आगे भाग जाऊं। मेरे को खुद फाइनल को ही पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है, इसलिए मैं इंटर बहुत कम हाथ लगाता हूं, क्योंकि इंटर का स्टूडेंट ज्यादा सीखना नहीं चाहता, वो ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं चाहता। लेकिन अगर फाइनल की बात करें तो डेप्थ में जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम बड़े फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर पाएंगे। देखो, आपका यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता था। यस, दीपाक्षी जी ने पूछा, यही मैं कहना चाह रहा था, यही मैं कहना चाह रहा था जो दीपाक्षी जी ने पूछा चैट में, कि ओपनिंग वाले शेयर्स पर भी तो डिविडेंड मिला होगा। ध्यान देना, ओपनिंग वाले शेयर्स पर भी तो डिविडेंड मिला होगा। 10,000 शेयर्स के ऊपर यस मिला होगा, कौन मना कर रहा है? लेकिन लैंग्वेज पढ़ो क्वेश्चन की, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो।
क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? बैलेंस ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन 1 अप्रैल 2015। बैलेंस ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन 1 अप्रैल 2015। दैट मीन्स हमने ये 10,000 शेयर्स 1 अप्रैल 2015 को नो डाउट होल्ड कर रखे हैं। परचेज कब किए होंगे ये हमें भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि परचेज पहले ही किए होंगे। परचेज हमने पहले ही किए होंगे। यह ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यह ध्यान देने वाली बात है। आओ वापिस आते हैं। इसके बाद 1 अगस्त 2015 को कुछ शेयर्स हमने बेच दिए। अरे भाई तुमने 35 रुपए के रेट से बेचे, मुझे इससे मतलब नहीं है। तुम्हारा क्या सेल प्रोसीड है मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे यह पता लगाना है कि जो शेयर्स तुमने बेचे उसकी कॉस्ट क्या है। तो सिंपल बताता हूं, ध्यान देना दीपाक्षी जी, अच्छा क्वेश्चन है, आपके मन में आया, यह बहुत अच्छी बात है। मैं इन सारी चीजों से क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है, ये सारी चीजें बेकार की हैं। एज पर क्वेश्चन मुझे इसका कोई लेना देना नहीं है। बस ये मुझे समझाना है, ये देखो, ये मुझे समझाना है बस। क्या डेट है? डेट क्या है? डेट क्या है? 1 अगस्त 2015, 1 जुलाई के बाद 1 अगस्त 2015। कॉस्ट ऑफ सोल्ड शेयर्स। अरे आपने जितने भी बेचे हैं वो आप देखो यार, वो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में काम आएगा। मुझे तो कॉस्ट से मतलब है। तो सर आपने कितने शेयर बेचे? सर हमने 500 शेयर बेचे। अरे ये 500 शेयर्स किस में से बेचे? आपके पास तो 2000 शेयर ये भी हैं, 10,000 शेयर ये भी हैं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का AS 13 ये कहता है कि सोल्ड शेयर की जब भी आप कॉस्ट निकालेंगे तो एवरेज मेथड से निकालेंगे। कैसे? देखो, अरुण जी कह रहे हैं सर डिविडेंड का डेट परचेज डेट से पहले होता तो कोई डिफरेंस होता आंसर में? देखो दोस्तों, अरे डिविडेंड कब मिला एंड किस पीरियड का है यह इंपॉर्टेंट है। अब दो बातें हैं। देखो पहली बात तो अरुण जी मैं आपको एक बात बता दूं, अगर डिविडेंड परचेज डेट से पहले ही मिल गया तो मेरे को क्या लेना देना, मुझे तो मिला ही नहीं। अरे मेरे लिए कोई भी डिविडेंड प्री या पोस्ट तभी तो है जब मुझे मिले। यस, दीपाक्षी जी ने सही कहा। भाई आप कूल माइंड से सोचो, मेरे लिए कोई भी डिविडेंड प्री एक्विजिशन या पोस्ट एक्विजिशन तभी तो कहलाएगा जब मुझे वो डिविडेंड मिले। अब प्री क्यों कहलाता है? क्योंकि डिविडेंड मिल तो जाता है, वो उस पीरियड का होता है जो परचेज डेट से पहले पीरियड है, लेकिन मिला तो परचेज के बाद ही है। ये ध्यान देना। अब तो सर जो 500 शेयर्स मैंने बेचे हैं वो आउट ऑफ प्रीवियस होल्डिंग बेचे होंगे 10,000 2000,
तो हम एवरेज करेंगे, एवरेज इन दोनों का टोटल कर लो और इन दोनों का टोटल कर लो, तो इनकी कॉस्ट हो जाएगी, टोटल करना कितना है ये 262 और 57 200, दोनों का टोटल करके बताओ क्या आ रहा है, दोनों का टोटल करके बताओ क्या आ रहा है। ये आएगा 319 200, चेक करना। थ्री 200 डिवाइड बाय 319 डिवाइड बाय 12,000 इनटू में 500, तो इसकी कॉस्ट। निशांत बंसल जी कह रहे हैं सर लेकिन जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर पे उस पर भी तो डिविडेंड मिलेगा। मैं कब मना कर रहा हूं, उस पर भी मिलेगा, लेकिन ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर पे मिलने वाला डिविडेंड प्री एक्विजिशन डिविडेंड नहीं है, जिसकी वजह से मैंने उसे 2,62,000 में से माइनस नहीं करना। वो मिलने वाला डिविडेंड चुप करके पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड मानते हुए पीएनएल में चला जाएगा, उसका कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। 13,300 रुपए। निशांत बंसल जी आपको आंसर मिल गया होगा आपके क्वेश्चन का। मैं ये कॉस्ट निकाल रहा हूं, कॉस्ट पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, यस यस यस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर पे डिविडेंड प्री एक्विजिशन नहीं है। फिर इसके बाद मुझे बोनस शेयर मिले, कहां गए बोनस शेयर, 1 फरवरी 2016, ये डेट डाल दो, 1 फरवरी 2016 बोनस शेयर। इनकी कॉस्ट तो नील होती है, लेकिन मिले कितने, 5 के बदले में 1, तो मेरे पास कितने हैं भाई, 10 ये हैं, 2 ये हैं, 12,500 उसमें से चले गए, 11,500 हैं, तो मुझे मिलेंगे 11,500 और 5 के बदले में 1। तो मुझे बोनस शेयर कितने मिले बताओ भाई, मुझे बोनस शेयर कितने मिले बताओ। अरे शेयर कितने मिले बोनस शेयर, ये तो बता दो। 2300, बहुत बढ़िया, 2300 मिल गए। अब टोटल तो मेरे पास शेयर्स कितने हैं, 31 मार्च 2016 पे मेरे पास शेयर्स कितने हैं, 11,500 प्लस 2300 ऐड कर दो, 11,500 प्लस 2300, 11,800 और 2 13,800। और आपकी कॉस्ट कितनी हुई, 3,05,900। $3,05,900। तो दोस्तों अगर मैं बस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ूं, अगर मैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ूं तो बस यही मेरे से पूछ रहा है, बाकी की बातें मेरे से नहीं पूछ रहा। लेकिन आंसर में और भी चीजें दे रखी हैं, वो मैं आपको समझा देता हूं, आप टेंशन ना लें, वो मैं आपको समझा देता हूं, आप टेंशन ना लें। लेकिन मेरे से बस इतनी सी बात पूछ रहा था। अब चेक कर लो क्वेश्चन, क्वेश्चन में बस यही कह रहा था, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ शेयर हेल्ड बाय 31 मार्च 2016। तो 13,800 शेयर है, उनकी कॉस्ट है 3,05,900। दिस इज अवर फाइनल आंसर एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। लेकिन क्वेश्चन ने कुछ बातें और करवा रखी है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं, वो भी समझा देता हूं।
देखो ये जो आपने 500 शेयर 35 के रेट से बेचे, इसकी सेल प्रोसीड 17,500, ब्रोकरेज वाले ने ब्रोकरेज ले लिया 350 रुपए, डिविडेंड जो सेल प्रोसीड में से गया 1000, और कॉस्ट है आपकी 13,300 जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहां तक ये देखो, ये रहा। P&L में टोटल डिविडेंड कितना जाएगा? P&L में टोटल डिविडेंड कितना जाएगा? 11,500 आपके टोटल शेयर्स हैं, 10 रुपए के हिसाब से 20%, क्योंकि कुछ 500 शेयर बिक भी तो गए डिविडेंड से पहले। 23,000 टोटल डिविडेंड, उसमें से 4,000 ऑलरेडी प्री एक्विजिशन आप मान चुके हो 2,000 शेयरों पे। वैसे ही आंसर का पार्ट है नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं, आंसर में दे रखा है, पूछा नहीं है। और ये वो 1,000 का डिविडेंड जो सेल पे हमें मिला, सेल प्रोसीड के साथ 1,000, 20,000 हो गया। तो ये डिविडेंड 20,000 P&L में जाएगा। मिला था 23,000, P&L में जाएगा 20,000। क्यों? क्योंकि 4,000 रिकवरी ऑफ कॉस्ट और 1,000 एट द टाइम ऑफ सेल डिविडेंड की रिकवरी हो गई। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल प्रोसीड नेट ब्रोकरेज लेस डिविडेंड माइनस 13,300 रुपए कॉस्ट, 2,850 रुपए 500 शेयर्स की सेल करने से आपको प्रॉफिट हो गया। यह आपको समझना है। तो ये वैसे पूछा नहीं है क्वेश्चन ने, लेकिन आप चेक करना चाहो कर सकते हो, मैं आपको लिखवा देता हूं। सेवा भाव, हमारा मन कर रहा है अपने आप, मन में कुछ इच्छा आई। देखो नंबर 1, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 500 शेयर्स। देखना ध्यान से, सेल प्रोसीड कम डिविडेंड है, 500 इंटू में 35, 17,500, ब्रोकरेज चली गई 17,500 का 2%। अभी डिविडेंड पूरा समझा देता हूं, टेंशन ना लो। 350, अब इसमें से डिविडेंड मिला था तो वो डिविडेंड में वापस क्रेडिट कर दो, माइनस डिविडेंड प्रोसीड 510 वाले शेयर 20%, 1,000 माइनस कॉस्ट ऑफ 500 शेयर्स 13,300 रुपये जो आपने निकाली थी। ये कैसे निकाली थी? 3,19,200 डिवाइड बाय 12,000 इंटू में 500, तो आपका प्रॉफिट आ गया ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे 2,850 रुपये का प्रॉफिट आ गया। अब आपको ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड बता देता हूं। देखो बता रहा हूं दोस्तों, आपको डिविडेंड किस डेट को मिला? आपको डिविडेंड मिला, ध्यान देना, 1 सितंबर 2015 को, और ये 500 शेयर्स कब बिके? 1 अगस्त 2015 को। तो दैट मीन्स जब 1 सितंबर 2015 को डिविडेंड मिला होगा उस समय तुम्हारे पास 11,500 शेयर थे, 11,500 शेयर। डिविडेंड रिसीव्ड
आपके पास उस समय 11,500 शेयर थे, 10 रुपए वाले 20%, 23,000 मिला। लेकिन इस 23,000 में 2,000 शेयर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर डिविडेंड प्री एक्विजिशन है, जो ऑलरेडी आप कॉस्ट में से माइनस कर चुके हो, जिसकी वजह से अब ये डिविडेंड पीएनएल में नहीं जाएगा, माइनस। प्री एक्विजिशन डिविडेंड 2010 20%, 4,000। प्लस ये था प्री एक्विजिशन डिविडेंड ऑन परचेज, ये था ऑन परचेज, ठीक है ना। और ये है प्री एक्विजिशन डिविडेंड ऑन सेल। प्री एक्विजिशन डिविडेंड ऑन परचेज आप देते हो और सेल के समय आपको मिलता है। 1,000 ये मिल गया, तो आपका ट्रांसफर टू पीएनएल होगा 20,000। ये आप चेक कर ले, ट्रांसफर टू पीएनएल होगा डिविडेंड 20,000, टोटल मिला 23, पीएनएल में जाएगा 20, और कॉस्ट मैं ऊपर आपको ऑलरेडी निकाल चुका हूं। वैसे ये क्वेश्चन ने पूछा नहीं था, अगर पूछे तो आपके सामने है, आप ना घबराएं। मेरे को लगता है पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा। मैंने आपको सारी बातें समझा दी, रिवाइज करेंगे, आपका फायदा होगा, आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। मेरा काम है पढ़ाना, ईच एंड एवरी चीज कवर करके आपको भेजना, रिवाइज करना, पढ़ना दोस्तों आपका काम है, ठीक है। आज हम यहीं पे रुकते हैं, देन अगली क्लास में इस इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन पार्ट को डिस्कस करेंगे, बॉन्ड एंड शेयर्स, ठीक है। तो कल की क्लास में मैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स आपको पढ़ाऊंगा, देन आपके स्टडी मटेरियल के इन्वेंट्री और गुडविल और शेयर्स सबके मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।